दिस इज सीएस वैभव चितलांगे दिस साइड एंड आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ये गेस्ट आई एम प्रीटी श्योर आप सबसे बात करने के लिए भी बहुत ज्यादा उत्सुक है। हियर वी हैव राज भुजानी, ऑल इंडिया रैंक 2 सीएस प्रोफेशनल जून 24 अटेम्प्ट। Raj, very big welcome to this session and I'm so thankful to you for agreeing to be a part of this session. I'm sure अभी अपने जो भी डिस्कस करेंगे हमारे जो आगे वाले बच्चे आने वाले हैं ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। So welcome to yes Raj. तो राज सबसे पहले तो big congratulations, all India rank 2 is not a joke। मतलब भाई बहुत मेहनत लगती है। मेरे पास 4 था, मेरे को पता है तो 2 लाने के लिए तो कितनी मेहनत लगती होगी। So बहुत मेहनत लगती है and I'm so proud of you for working this hard and getting this achievement। सबसे पहले तो ये बताओ कैसा लगा? अभी एक हफ्ता हो गया बट वो एआर वाली फीलिंग धीरे-धीरे हाँ अभी भी चल रही है। अभी खत्म मरी नहीं है वो फीलिंग, बट वो कभी नहीं मरेगी because ये अब एक ऐसा टाइगर आई थिंक that is gonna stay with you forever। So actually I was out of station जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो and I was in a hotel, I was about to check out। Okay। So पहले तो मैं ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ था, मुझे पता था 10 मिनट पहले 11 बोलते हैं 10 मिनट पहले रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने लिंक खोल के रखा था, बैठा हुआ था, फिर मैंने नाम डिटेल्स डाले तुरंत, तो मैंने देखा पास ओ पास हो गया। ठीक है चलो निकलते फटाफट, 11 बजे चेकआउट था मेरा। तो मैंने मार्क्स भी नहीं देखे क्योंकि इन केस में मार्क्स देखता तो मुझे पता चलता कि मेरिट लिस्ट मुझे चेक करना चाहिए, तो मैंने मार्क्स भी नहीं देखे। तो उसके बाद मुझे अक्षय का फोन आया टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने मुझे फोन आया तो मुझे लगा कि शायद रैंक आया है, तो मैंने फोन उठाया तो उन्होंने पूछा आप पास हो गए? मैंने बोला हाँ पास हो गए, तो उन्होंने काट दिया फोन। तो मैंने बोला कि अच्छा सब इसके स्टूडेंट्स को फोन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद मुस्कान मैम का फोन आया तो वो एकदम ही जोर से बोली कांग्रेचुलेशंस। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो तुमने मेरिट लिस्ट नहीं देखी? मैंने बोला नहीं। तो तुम्हारी एआई 2 है। मैंने बोला ओ माय गॉड एआई 2 है ये। फिर मुझे इतना मैं ओवरवेल्म हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वो वेबसाइट सामने था मेरे पर मुझे मेरिट लिस्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था कहाँ है, बार गूगल न्यू टैब खोल के मैं सर्च कर रहा हूँ कहाँ है मेरिट लिस्ट। फिर 10 मिनट बाद मुझे AR9 सलोनी का फोन आया, तो उसने मुझे बोला कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन छोड़, पहले मेरे को मेरिट लिस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे वो देखना है। ये एक्चुअली होता है because to be very honest I have also never seen my merit list once। मेरे को भी हमेशा किसी और ने बताया क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं चलता था, हाथ में नहीं चलता। करेक्ट। सो राज AIR 2 लाना ना ऐसे मजाक नहीं होता है, तो एकदम स्टार्टिंग से बताओ क्या रही अपनी स्ट्रैटेजी जब से पढ़ाई स्टार्ट किए, जब से हम लोग आगे तक गए, क्या स्ट्रैटेजी रही? बिकॉज़ आई एम श्योर ये जो बच्चे हैं ना दे वुड रियली वांट टू नो इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हम तो घर की मुर्गी दाल बनाते थे। So अपना बैच सितंबर में स्टार्ट हुआ। I was a recorded batch student, okay? तो अपना बैच सितंबर में स्टार्ट हुआ एंड इनिशियली मैंने कुछ मतलब ज्यादा ये नहीं किया कि ठीक है एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोर्शन हो जाए, फिर मैं थोड़ा स्टार्ट करूँ खुद से पढ़ाई करना। तो फिर मैंने सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, फिर अपने तो वो सितंबर अक्टूबर तो पूरा फेस्टिवल वाला सीजन होता है, गणपति नवरात्रि ये वो। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा चला गया। फिर मैंने सोचा कि हाँ अब स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई, एंड तब तक नोट्स वगैरह भी सब डिस्पैच हो गए थे, नोट्स भी मिल गए थे। तो फिर मैंने ग्रुप 2 के ही नोट्स पहले आए थे, तो मैंने सोचा कि पहले ग्रुप 2 की पढ़ाई जो नोट्स आए उसी का ही पढ़ाई करना पड़ेगा पहले। सो आई स्टार्टेड विद ग्रुप 2 एंड बाय द टाइम इट वाज जनवरी मेरा मोर और लेस मैंने इंसॉल्वेंसी स्टार्ट किया था ग्रुप 2 में। सो मोर और लेस मेरा आधा इंसॉल्वेंसी जितना आधा मैंने फर्स्ट रीडिंग कर लिया था। सो I'd like to clarify that first reading in the sense that first reading में मैंने बस यही देखा कि मैंने जो लेक्चर में देखा था, जो बुक में लिखा है और जो मुझे समझा है, ये 3 कॉर्नर मैच हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि मुझे ये ठीक है क्योंकि ये मुझे अगले 6 महीने याद रखना है, तो मैं गलत तो याद नहीं रख सकता। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ यही किया है कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास में जो सीखा है और जो बुक में लिखा है मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। एंड फिर जनवरी में सारे बुक्स सब आने लगे, तो मैंने धीरे-धीरे ग्रुप 1 भी स्टार्ट कर दिया। एंड बाय द टाइम इट वाज फरवरी
इवन दो क्लास के अपने लेक्चर्स चालू थे, मेरा फर्स्ट रीडिंग जितना क्लास में हुआ था वो खत्म हो गया था। ओके ओके फिर मिड तक मेरा फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गया था। एंड इवन दो मतलब अपने बाकी के जो सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस है वो चल रहा था, तो वो टाइम पे मैंने वापस से जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट रीडिंग में, क्योंकि मेरा आधा ही फर्स्ट रीडिंग हुआ है, जो सिलेबस हुआ है उतना ही हुआ है, बाकी चैप्टर्स बाकी है, तो इवन दो दैट वाज गोइंग ऑन, तो मैंने रिपीट किया वो सेम चैप्टर्स, वापस रीड करना चालू कर दिया जब तक अपना सिलेबस खत्म होता है। ओके ठीक है। एंड बाय द टाइम इट वाज मार्च, तो तब तक तो अपना हो गया था सब कुछ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मॉड्यूल रेफर नहीं बोल सकते रेफर किया था, बट एक्चुअली वी ऑलवेज हैव अ फियर कि अभी आईसीएसई ने इतना बड़ा बुक भेजा है और हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ तो होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो चेक करते हैं एक बार कि क्या, बट इट इज ऑनेस्टली आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो खाली एंजाइटी होती है जो आपको चेक करने में मजबूर करती है। तो मैंने देखा कि मैं काम करता हूँ, पूरा मॉड्यूल तो मैं कंपेयर बैठ के कर नहीं सकता पूरा दिन बैठ के, सो व्हाट स्ट्रेटजी आई अडॉप्टेड वाज कि अगर मैं दिन के एक सब्जेक्ट के 30 पेज कर रहा हूँ, तो मैं उसी दिन बैठ के आईसीएसई का वो जो 30 पेज का कंटेंट है वो कंपेयर कर लूं। ओके एंड मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंट है या फिर जो वो आ सकता है कि इनके गलती से आ गया एग्जाम में, तो वो मैंने सेम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके सो बाय दैट वे व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, उसके साथ 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 वो इनकॉर्पोरेट होते जा रहा था, नॉट दैट कि एक हफ्ता बैठ के मैं पूरा कंपेयर ही कर रहा हूँ बैठ के और मेरा पढ़ाई सब रुका हुआ है। सो बाय एवरी डे 30 पेजेस 20 पेजेस 25 पेजेस थोड़े 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 करके मैंने पूरा मॉडल कंपेयर कर लिया, ओके व्हिच वाज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। और आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग इन द एग्जाम जो अपने नोट्स के बाहर से आया है, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग। सो इतना हो गया, फिर मार्च तक मेरा पूरा खत्म हो गया था। फिर मैंने क्या किया, आई आल्सो हैड वन फियर कि बहुत सारे लोग हैं जो एक सब्जेक्ट उठाते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन सेम फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर ऑल्टरनेट डेज उठाते या फिर वो लोग ऑल्टरनेट वीक्स ग्रुप्स उठाते हैं। बट आई हैड दिस फियर कि अगर मैंने आज ग्रुप 2 ले रहा हूँ, ये हफ्ते में मैं ग्रुप 2 ले रहा हूँ और 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, तो इन केस मेरा गलती से अगर सैटरडे तक नहीं खत्म हुआ तो मेरा तो ग्रुप 1 अगले हफ्ते लटक जाएगा। राइट तो मेरा ये बहुत ज्यादा फियर था। और मैंने जब रिवीजन भी कर रहा था सेकंड थर्ड, तो मुझे लगा कि शायद ट्राई करके देखता हूँ, उसमें एक दिन बर्बाद हो गया कि ये ट्राई करो कि नहीं करो, बट वो मेरे को फियर ऑलवेज था। तो मैंने एवरीडे 7 सब्जेक्ट उठाए। ओके ओके एवरीडे मैंने 7 सब्जेक्ट उठाए। मैंने बोला बेस्ट है ये, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अपने नोट्स हर एक सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 500 से 550 पेजेस है। सो आई थॉट मुझे ये एटलीस्ट 30 दिन में तो मुझे ये खत्म करना है। ओके तो अगर मैं 30-40 पेज भी उठाऊं पर सब्जेक्ट पर डे तो आराम से हो जाएगा। एंड दैट द होल पीडीएफ, उसमें फिर इंडेक्स वगैरह है, फिर एक एक पेज आपने गैप छोड़ा है, तो वो कम ही होता है। अगर मैं 30-35 पेज एवरीडे भी उठाऊं तो मेरा आराम से हो जाएगा। एंड इलेक्टिव वगैरह में मैंने एक्चुअली क्या किया कि जनवरी में बुक्स आ गई थी इलेक्टिव की, आपकी तो दिसंबर में आ गई थी। तो जनवरी में मैंने क्या किया कि आई मेड इट अ हैबिट कि कुछ भी हो रात को सिर्फ 10 पेज, इलेक्टिव के भी 500 पेज है, राइट 500 पेज है, तो एवरीडे खाली 10 पेज पढ़ने सीएसआर के और 10 पेज आईबीसी के। आईबीसी में तो यू नीड मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट सीएसआर में तो यू जस्ट नीड टू नो कि कौन सी चीज कहाँ पे है, एग्जाम के टाइम पे वो खुलनी चाहिए बस। तो मैंने सोचा कि 10 पेज एवरीडे 50 दिन में तो आराम से सीएसआर और आईबीसी दोनों वो खत्म हो गया। ओके Every day it doesn't take more than 15 minutes, right? 15-17 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेता, 10 पेज नहीं लेता। एंड आफ्टर दैट मैंने वो सेम चीज इलेक्टिव के लिए रिपीट किया। तो मैंने इलेक्टिव 2 बार पढ़ा है, पढ़ा एज इन रीड किया है। एंड उसके बाद इलेक्टिव मैंने सीधा एग्जाम के दिन खोला, उसके बाद खोला ही नहीं। हो जाता है सफिशिएंट एक बार 2 बार रीड करने से, एक बार 2 बार रीड करने से हो जाता है। और बाद में जो एंड में अपने केस लॉ वाले तो लेक्चर होते हैं, फिर वो मास्टर इंडेक्स बुक कैसे यूज करना है, वो सब बहुत हेल्पफुल है वो सब। तो 2 रीडिंग बस, उससे ज्यादा नहीं।
बिकॉज आईबीसी में हमारे पास एडवांटेज है कि इंसॉल्वेंसी बढ़ गया है, और सीएसआर में तो देयर आर 3 to 4 चैप्टर्स व्हिच नीड फोकस। ओके बाकी सब तो बहुत इजी है, बाकी सब तो खाली रीड और कहाँ पे क्या है ये जानना है बस। ओके एंड आई शेड्यूल्ड माय डे, सो डीडी और ईएसजी ये दो चीज मुझे ऐसा लगता है, इफ यू आर गिविंग टू ग्रुप्स टुगेदर, डीडी एंड ईएसजी, मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड टू स्टार्ट विद दोस टू सब्जेक्ट्स। राइट एब्सोल्युटली। तो मैंने वो लंच के पहले कुछ भी करके डीडी और ईएसजी खत्म हो जाना चाहिए। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 8:30, तो लंच 1 बजे तक तो आराम से ये दो सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। फिर लंच के बाद आई यूज्ड टू टेक अप सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में अपना सीआरबी है और एसएमसीएस है, वो मैं चलता था मेरा 2 बजे के आसपास से 5, 5:30, 6 तक। ओके everything 35 pages every day. And then in the evening when you are already tired, बहुत exhaust हो गया मैं, I used to take up drafts. ओके तो तभी and actually विकास सर ने हम लोग के पास 100 ड्राफ्ट लिखवा है क्लास में, मैंने 200 ड्राफ्ट लिखे। मैंने दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था ड्राफ्ट लिखना, जो विकास सर के ड्राफ्ट होते जा रहे हैं मैं एवरीडे वो लिखते जाता था। ओके तो इवन बिफोर अप्रैल मेरे 200 ड्राफ्ट खत्म हो गए थे। ओके अप्रैल के पहले मेरे 200 ड्राफ्ट हो गए थे। तो एवरी डे इन द इवनिंग आई यूज्ड टू राइट 1 or 2, अगर कोई 7-8 पेज का बड़ा ड्राफ्ट है तो एक ही लिखता था, पर अगर रेजोल्यूशन वगैरह लिख रहा हूँ तो 2-3 लिख देता था। एंड आफ्टर दैट फाइनली 7-7:30 बजे लेक्चर अपलोड होते थे पूरे दिन के, तो फिर 7-7:30 से लेके 12, 12:30, 1 बजे तक वो लेक्चर खत्म करता था। एंड आफ्टर दैट अगर कुछ सेल्फ स्टडी का ऊपर का बच गया तो वो बाद में कर लेता था। तो अपने सुबह 8 बजे स्टार्ट करते थे एंड रात को 12 बजे तक पढ़ते थे। हाँ। तो भाई इतने लंबे टाइम के लिए अगर इतना ऐसा स्केड्यूल हम लोग को मेंटेन करना है तो दैट आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नो breaks is very important for this. तो कैसे करते हैं? Even though like डीडी मैंने 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट कर दिया है, तो मैं मेक श्योर करता था कि एटलीस्ट 11, 10:30, 11 बजे तक मेरा डेली खत्म हो जाए। फिर आधे घंटे का आराम से ब्रेक ले लूं, आधे घंटे 40 मिनट का आराम से ब्रेक ले लूं और बाद में ईएसजी उठो। फिर लंच का तो एक ब्रेक तो लग ही जाता है अपने आप 1 घंटे का। एंड आफ्टर एसएमसीएफ एंड एसएमसीएफ सीएसआर के बीच में भी एक आधे घंटे का ब्रेक डालता था, 30-40 मिनट्स का। फिर ड्राफ्टिंग और सीएसआर आईबीसी करते करते तो लेक्चर अपलोड हो जाते थे, तो फिर लेक्चर देखता था और बाद में अगर कुछ बच गया है तो। एंड आफ्टर माय फर्स्ट रीडिंग व्हाट आई डिड वाज अपना तो न्यू सिलेबस फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, बट सेकंड ग्रुप में वी हैड एन ऑप्शन कि पुराने पेपर्स थे। हाँ करेक्ट। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस कि मैंने ये एग्जीक्यूटिव में किया था सेम चीज कि एवरी डे वन सब्जेक्ट यू टेक वन सेक्शन ऑफ दैट पेपर, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, कोई भी एक सेक्शन ले लो और वो सेक्शन का क्वेश्चन पढ़ो और तुम आंसर देखो। सो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम। ये मैंने सेकंड रिवीजन सेकंड रीडिंग हो गया था तभी ये सब चालू किया था, क्योंकि ये जो लेक्चर वाला टाइम है वो मेरे पास अभी खाली बच गया, क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया तो मेरे पास 7 से 1 खाली बच गया, तो मेरा जो सेल्फ स्टडी वाला शेड्यूल है वो 8 बजे तक खत्म हो जाता है। राइट, 8 बजे तक खत्म हो गया। तो आफ्टर दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि ये जो पुराने पेपर्स है, ये पुराने पेपर्स के एक सेक्शन भी उठा लो तो तुम 2 महीने में आराम से आई थिंक 4 अटेम्प्ट तो आराम से कवर कर लोगे। 2 महीने हैं, हाँ, तो 4 अटेम्प्ट तो तुम आराम से कर लोगे। तो ये पास्ट पेपर्स देखना, डू यू थिंक इट हेल्प? डेफिनेटली। ओके, एंड आई कितने अपने राइटिंग प्रैक्टिस की ड्राफ्ट वगैरह का? राइटिंग प्रैक्टिस जैसे मैंने बोला वो 100 ड्राफ्ट के, एक्चुअली मैंने विकास सर को फोन किया था, मैंने दिसंबर में ड्राफ्ट लिखना चालू कर दिया। तो विकास सर के साथ जब विकास सर का खत्म हुआ अपना लेक्चर, आई थिंक मार्च में मिड में खत्म हुआ था, तो लेक्चर खत्म होने के 5-7 दिन बाद मेरा भी 200 ड्राफ्ट हो गया था। मतलब उनका 100 और मेरा खुद का लिख के 100, वो अलग बात है कि 2 ही ड्राफ्ट आए एग्जाम में, वो ठीक है, बट वो हो गया था। फिर मैंने विकास सर को फोन किया एक दिन, मैंने बोला सर मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट लिख दिए 100 आपके साथ ही, तो डू यू सजेस्ट कि अभी मेरे पास और 3 महीने हैं तो रोज और एक बार ड्राफ्ट लिख लो।
तो मैंने बोला अब मत लिखना, अब सिर्फ पढ़ते जा ड्राफ्ट और थियरी पढ़ ले। ओके। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है लिख लेता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिर भी मैं मतलब 20-25 ड्राफ्ट तक पहुंच पाया, पर बाद में नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला ठीक है अब छोड़ देते हैं, इतना भी काफी है। बहुत ज्यादा काफी है। तो मैंने बोला कि ये छोड़ देते हैं, फिर अपन वो सेम जो रीडिंग है ड्राफ्टिंग का वही करते हैं। एंड ड्राफ्टिंग का व्हाट आई सेड दैट आई यूज्ड टू राइट ड्राफ्ट्स एवरी डे, वो ड्राफ्ट वाला जो पार्ट है उसका जो थियरी है वो भी उधर की उधर ही साथ में, क्योंकि वो हार्डली देयर इज पार्ट ए में एटलीस्ट देयर आर हार्डली हाफ पेज और 1 पेज का थियरी रहता है उसमें ड्राफ्ट के ऊपर और नीचे। तो उधर के उधर 5 मिनट लगता है वो थियरी को, क्योंकि वो आधे पेज या 1 पेज का 2 पेज का मैक्सिमम 3 पेज का ड्राफ्ट का थियरी रहता है, तो वो उधर के उधर ही खत्म कर देता था। एक और चीज जो आज सब पूछते ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आज के दिन में ना बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि एक बार में एक ग्रुप करेंगे, फिर दूसरा वाला ग्रुप करेंगे, या दूसरा ग्रुप करेंगे, फिर पहला ग्रुप करेंगे। तो डू यू थिंक सातों सब्जेक्ट या पूरा एंटायर कोर्स साथ में देना कहीं ना कहीं अपने को हेल्प करता है, या इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस? It makes a lot of difference, but I was going to give one group alone and second group, but मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग कंपलसरी न्यू प्रोफेशनल सिलेबस में थे, जिसका अटेम्प्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। बट आई एम ग्लैड कि मैंने नहीं दिया अलग अलग ग्रुप। सो व्हेन यू डू 2 ग्रुप्स, the one biggest advantage is set off, right? कि अगर एक ग्रुप में नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो दूसरा ग्रुप तुमको खींच के क्लियर करवा देगा। सेकेंड थिंग इज ये कि अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, ये एक्चुअली हरीश सर ने बोला था एग्जीक्यूटिव में सेकेंड ग्रुप में, जो अभी तक मेरे दिमाग में है, कि जो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो वो तुम्हारा गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो। अगर तुम सेकेंड अटेम्प्ट पे जाते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि अभी पढ़ लिया, अभी वापस सेम चीज पढ़ना है, राइट? एंड देयर आर मोर चांसेस कि तुम सेट ऑफ में निकाल सको, वो दोनों ग्रुप निकाल सको। सो डेफिनेटली यू शुड, अगर इफ यू आर अ पर्सन कि तुमसे नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तुमको ऐसा लग रहा है कि एक एक ग्रुप इजीली निकल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि लोग एक एक ग्रुप देके भी क्लियर नहीं करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो दोनों ग्रुप देके भी एक साथ निकाल के कर लेते हैं। So it depends on you. Right. अच्छा राज, तो इसमें चलो एक तो ये अपने को सेटअप वाला समझ आ गया, समझ में आ गया। इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है क्या? क्या ऐसा कभी हुआ कि डू यू थिंक कि अगर मान लो केवल सेकंड ग्रुप पढ़ा होता और फर्स्ट ग्रुप नहीं पढ़ा होता, तो शायद एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दिख पाता, या केवल फर्स्ट पढ़ा होता सेकंड नहीं पढ़ा होता, तो एक कंप्लीट पिक्चर जो पूरा चाहिए अपने को ऐसा सीएस नहीं मिल पाता? नहीं, एक्चुअली दिस वाज अ थिंग, आई थिंक दिस इज अ थिंग इन एग्जीक्यूटिव, बट अभी जो अपना प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस आया है उसमें डज नॉट मैटर, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट? तो ग्रुप 1 का ग्रुप 2 में पूछा नहीं जाता, और ग्रुप 2 का ग्रुप 1 में पूछा नहीं। ग्रुप 1 में इंटरनल 4 सब्जेक्ट में पूछा जाता है, बट अपना जो अभी नया वाला सिलेबस है उसमें आई थिंक पहले जो 3 ग्रुप था उसमें एक पेपर ऐसा था जिसमें फर्स्ट ग्रुप आगे पीछे का पूछ लेते थे। एंड ये एग्जीक्यूटिव में मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैंने एक ग्रुप दिया था तो मुझे इसका आइडिया है। तो कंपनी लॉ के पेपर में एसएलसीएम के सिक्योरिटीज के क्वेश्चन थे, एसएलसीएम में कंपनी लॉ के थे, तो वो एग्जीक्यूटिव में आई थिंक इट्स अ थिंग, बट नाउ इन द न्यू सिलेबस इन प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सीआरबी, आईबीसी और फिर कंपनीज एक्ट मिक्स करेंगे। राइट। So that was something I think जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी मेरे को बहुत देर से दिमाग में चल रहा है वो ये है ना आज कि अभी तक ना मेरे दिमाग से स्केड्यूल जो आप कह रहे हैं वो निकल नहीं पाता, बिकॉज ऐसे ये वाला स्केड्यूल तो थोड़ा सा मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, राइट? तो कई बार ऐसा हुआ होगा ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी प्रिपरेशन का कि ऐसा लगा होगा कि क्या कर रहे हैं यार, छोड़ देते हैं। आई आल्सो नो दैट यू आर अ लॉयर, राइट? आपका लॉ हुआ है, तो यू ऑलवेज हैड दिस बैकअप ऑप्शन, राइट? तो कई बार ऐसा लगा होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, या फिर मतलब कैसी जिंदगी हो गई है, या कभी कोई ऐसा कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, वो फीलिंग आता है ना जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो हाउ डू यू ओवरकम विद दैट? So there's this thing जो मैंने एग्जीक्यूटिव में एक फ्रेज पढ़ा था, which has kept me going since last 2.5 years. Okay, it goes like being consistent does not guarantee you 100% success, right? But being inconsistent guarantees you 100% failure.
That's very very true. That's Yeah. very very true. So there's this one thing every day when I felt like कि बस हो गया आज, तो मुझे ये याद आता था कि ये जो फ्रेज है वो मेरे लास्ट 2 साल में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में 2 साल में ये फ्रेज मेरे साथ रहा है. Okay, and this really helped. This really helped. Consistent. Yeah. And बहुत लोग बोलते होंगे कि आई एम श्योर सब लोग ने सुना होगा कि नॉट जस्ट एस एकेडमी, यू गो टू एनी क्लासेस और एनी कॉलेज, कहीं पे भी जाओ तो उनको बोला होगा कि हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, जो आज पढ़ा है आज का डेली पढ़ लो, आधा घंटा लगता है 1 घंटा लगता है आज के आज डेली खत्म कर लो. फिर तुमको लगता होगा कि ये लोग सब सेम ही चीज बोल रहे हैं, क्यों सब लोग एक का एक सेम चीज बोल रहे हैं, पता है हमको हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी, ये सब एडजेक्टिव्स हम लोग को भी पता है. बट व्हेन यू एक्चुअली ट्राई इट यू गेट टू नो दैट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली ट्रू. Okay. जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं. Right. तो जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक तुमको लगता है कि ये क्या सब जितने प्रोफेसर है सेम चीज सेम वर्ड एडजेक्टिव्स भी सेम बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है. बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट यू गेट टू नो दैट एक्चुअली यही सही है, इसलिए सब लोग बोल रहे हैं. That is very very true. अच्छा, इसमें एक चीज मैं भी पूछना था. How much do you think एक टीचर का होना makes a difference in your life, like in the CS वाला कोर्स? मतलब जैसे कितना कंट्रीब्यूशन है टीचर. फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछता है ना, तो आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी दैट ठीक है, मेरे स्टूडेंट ने रैंक लाया, मेरे स्टूडेंट ने अच्छा किया, दैट इज वन थिंग. बट हम ऐसा तो नहीं था कि अलग से जाके कुछ आपको पढ़ाए थे, राइट? व्हाट आई टॉट यू इज समथिंग आई टॉट द अदर पर्सन आल्सो, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने के लिए, उसमें 10% प्रोबेबली मेरा रोल होगा, बट 90% स्टूडेंट का रोल होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि एक टीचर का होना, एंड स्पेशली वो टीचर का अगर मान लो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना, या ये कितना ज्यादा मैटर करता है? I think I've spoken to Vikas sir also recently about it. And even I'd sent you guys a message. In that I'd mentioned that other than teaching, जो हर क्लास करती है, other than teaching, जो practical insights you get from here is unbelievable. क्योंकि इतने सालों का experience है, and they know what is in the book and what is going on in the industry. So they know. So teachers are very important. And one more thing is that अपना जो ICSI का मॉड्यूल है, it is designed in such a way कि तुम वो अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते. And especially new syllabus में तो इतनी सारी गलतियां हैं. Right. So it is very difficult for someone who has never studied a subject to figure out कि हाँ ये तो गलत है. So someone who has already done it, like the teachers, they know that ये यहाँ पे error है. Next attempt में वो clear हो जाएगा, change हो जाएगा, but we can't wait one more attempt. So teachers that way are very important. Okay, ठीक है. एंड अच्छा, एक तो और भी ना वन थिंग जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन है, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं ना, बिकॉज इतना ज्यादा सोशल मीडिया एंड पीयर प्रेशर आ गया है. What students are doing is they're taking one subject from here, one subject from here, one subject from here, one subject from here. तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि सर आपके यहाँ पे आके फेस टू फेस पढ़े थे, जितना पढ़े थे वो बहुत अच्छे से हो गया, बट जब हमने रिकॉर्डेड लिया था वो रिकॉर्डेड हमारा थोड़ा डिले हो गया. तो डू यू थिंक कि मतलब ये करेक्ट अप्रोच है कि आप एक सब्जेक्ट यहाँ से एक सब्जेक्ट वहाँ से लो, या फिर going to one single place makes more sense? So I had the same doubt. क्योंकि चिराग सर और विकास सर से तो मैं एग्जीक्यूटिव से पढ़ते आ रहा हूँ, तो there was no doubt, second thoughts about taking group 1. So group 2 का मुझे बहुत सारे जन ने बोला दूसरी क्लास है, ये है वो है, and then I saw your demo also. Actually मैं डेमो के लिए इधर आया था सेकंड डे पे. I came for the second day because I knew first day पे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देगा, तो सेकंड डे पे आता हूँ. But second day पे जब मैं यहाँ पे आया and I got to know about your teaching style, and I still remember कि group 2 के लिए especially कि you had spent around 10 to 12 minutes on why IBC is named IBC. मुझे अभी तक याद है कि what were the reasons behind naming it IBC, why was it a code, not an act, and global political reasons की वजह से जो हुआ था. That time I was thinking कि आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, so there is no second thoughts about it. Actually वो पहले 10-12 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया था. And I think मुझे बोला बहुत लोगों ने कि दूसरे क्लास ले लो ग्रुप 2 के लिए,
But after I came here, I thought that it's better to take group 2 here. एंड दूसरा चीज ये है कि मैं बहुत सारे जन को जानता भी हूँ जिसने ग्रुप 1 यहाँ से लिया है, ये से लिया है, ग्रुप 2 भी यहाँ से लिया है, फिर ग्रुप 2 और कहीं से भी लिया है। एंड उन्होंने ग्रुप 2 का थोड़ा सिलेबस इधर से देखा, जो उधर पहले हो गया है वो उधर से देखा, एंड वो बहुत पूरा हो गया, बहुत खराब हो गया वो। सो इट इज ऑलवेज बेटर, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी इन एग्जीक्यूटिव आल्सो, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स हरीश सर से कभी, मतलब हरीश सर से मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, बट सेकंड ग्रुप में मुझे चिराग सर और विकास सर का आइडिया था। तो सेम थिंग हैपेंड विद दैट आल्सो, एंड उनका भी मैंने डेमो देखा था, एंड आई हैड एग्जाम्पशन इन बोथ हरीश सर सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और दोनों में एग्जाम्पशन था मुझे। Okay. So it makes sense, I think, to take from one place. Okay. ठीक है. Because there is, you know, consistency in what you are studying every day. Right. वो कल उनके ग्रुप 2 के 2 लेक्चर अपलोड नहीं हुए, ये क्लास के ग्रुप 1 के लेक्चर अपलोड हुए हैं, कौन से पहले देखे कौन से बाद में देखे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिकॉर्डेड बैच इज दैट इफ यू हैव इवन 1 डे ऑफ बैकलॉग, वो बैकलॉग बढ़ते ही जाएगा। करेक्ट, वो बढ़ते ही जाएगा हमेशा। So it is better to take 2 groups from one place. Okay, that makes sense. Okay, Raj, one more thing जो थोड़ा सा out of context है, you've also done law with CS, right? क्या लगता है आपने जो law किया वो कुछ कहीं पे भी आपको in your CS journey help किया? मतलब मान लो if there was no law degree that you had, तो ये थोड़ा difficult हो जाता या law degree से actually फर्क पड़ा, things got easier and you got more conceptual clarity about things? See, I'll not deny that मैंने लॉ किया था तो I had little bit of upper edge over the language, right, and understanding, because what we study there for 6 months, एक सब्जेक्ट, वो इधर हम एक हफ्ते में एक एक्ट पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम एक वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हम 6 महीने 2 बार पढ़ते हैं लॉ स्कूल में, 1 साल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़ते हैं। So it makes a lot of difference कि तुम लॉ करो और उसके बाद CS करो, and opportunity wise also, I think that CS and law should always, it always works. It always works. There is no second thoughts about it. Okay, very nice. अच्छा, तो राज, if I tell you कि ये जो students आपको देख रहे हैं, अगर वहाँ पे 5 बच्चे बैठे हैं जिनको AIR 2 चाहिए next attempt में, what will be the final tips that you want to give them? Final tips, ऐसे एकदम bang on कि ये तो करना ही है, it's a no deal. Okay, so I'll add a few things. अप्रैल में if you're giving June attempt, तो तुम्हारा अप्रैल में क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर दिसंबर में दे रहे हो तो अगस्त एंड में, जून अटेम्प्ट का फरवरी में खत्म होता है। हाँ सॉरी, जून अटेम्प्ट का तुम्हारा फरवरी में खत्म हो जाएगा और दिसंबर का अगस्त में खत्म हो जाएगा। सो ये जो 3 महीने बचे हैं उसमें यू कीप रीडिंग थिंग्स। जैसे तुम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम पढ़ते ही जा रहे हो, बट वन थिंग, जब आई थिंक 30-35 डेज चले गए इसके, तब आई रियलाइज कि क्लास में तो मैं नोट्स लिखता था, तो अभी मैंने 30 दिन से तो नोट कुछ पेन ही नहीं उठाया, मैं पढ़े ही जा रहा हूँ सिर्फ, और हाईलाइट करते जा रहा हूँ, कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मतलब लिख ही नहीं रहा हूँ। तो 30-35 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सो फाइनल टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव इज दैट, मैं यही बोल रहा था कि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा क्लास में, so you keep on reading things, then you forget that you're after 3 months, 2 months or 3 months you're supposed to write a 100-mark paper, 3 घंटे के लिए, 7 दिन के लिए। so मुझे 25 सिलेबस खत्म होने के 25-30 दिन बाद रियलाइज हुआ कि मैं लिख तो कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ पढ़ ही जा रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ। so the one thing I started in the last 2 months is कि हम लोग के जो Q&A बुक है, क्योंकि बिकॉज our was the first batch, तो Q&A बुक है वो सब भी थोड़ा लेट आया था, तो what I used to do is every day कोई भी सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट उठाओ, रात को सोने से पहले रैंडमली मैं कोई भी पेज खोलता था बुक का, CRPI हो गया, ESG हो गया, सिर्फ ड्राफ्टिंग का नहीं लिखता था बिकॉज ऑलरेडी आई यूज्ड टू राइट ड्राफ्ट। तो कोई भी बुक उठाओ, कोई भी टॉपिक, कोई भी पेज ओपन करो, रैंडमली पेज ओपन करता था, जो टॉपिक दिख रहा है एक आंसर लिख लो,
Okay. so that you have a habit of writing at least, क्योंकि अगर तुम रीड करते जा रहे हो और डायरेक्टली पेपर लिखोगे 7 दिन तो it's very difficult. Second thing which helped me is that मैंने बहुत सारी चीजें जो हाईलाइट की थी, अपने को तो ऑलरेडी हाईलाइटेड मिलता है, बट द थिंग इज देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू गेट समथिंग एंड यू डू इट ऑन योर ओन. Right. Absolutely. तो जब तुम खुद रीड करके अगर तुम वो सेम हाईलाइट पे भी हाईलाइट करो दैट इज ओके, बट इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, जब एंड टाइम पे तुम पढ़ने बैठोगे तब तुमको याद आएगा कि मैंने ये लाइन पढ़ी थी, ये हाईलाइट किया, तो डायरेक्टली मैं ये पढ़ सकता हूँ एंड नॉट रिलाई ऑन समवन एल्स. इट्स their discretion, but still it makes sense to do it on your own. Right. Absolutely. This is one thing. And third thing was that try to prioritize your chapters one day before the exam, because it is not possible to finish एक दिन पहले. Less than 24 hours में it is not possible. Third exam के बाद तो मैंने give up ही कर दिया था कि बस हो गया करके. But try to prioritize your chapters. जो I think almost सारे faculties तुमको बताएंगे एग्जाम के एक दिन पहले तुमको कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है, and I followed the same sequence. Okay. सारे 7 सब्जेक्ट में 6-5 सब्जेक्ट में मैंने सेम सीक्वेंस फॉलो किया है. बस ये इतना टिप्स है. Thank you so much, Raj. I'm sure यहाँ पे whatever you've said is definitely going to help our students. And thank you so much for coming here and talking to us. We are very, very, very proud of you. I am very proud of you because here I had to do something I could not do. So you have done it on my part. So thank you, Raj, for being here. And बच्चों, I hope आप लोगों ने नोट ले लिया होगा. अगर आपको भी आगे जाके ऐसे ही AI2 लेके आना है तो what he did, do the same thing, right? तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे बार-बार वापस से और नए लोगों के साथ, and आपको ऐसी और insightful information मिलते रहेगा. तब तक के लिए, this is us signing off. Thank you so much.